पीएसयू बैंक शेयरों में क्या चल रहा है और आगे इनका क्या आउटलुक है, इस बारे में और पूरे मार्केट के सिनेरियो के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शेयर इंडिया के वीपी एंड हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। नमस्कार सर, आज हम फोकस कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर और खास तौर पे जिस तरह से हमने देखा है कि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो 41,840 का ऑल टाइम हाई स्तर छुआ भी गया था बैंक निफ्टी की ओर से। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसका प्रदर्शन भी अच्छा ही रहा है। जून के निचले स्तर से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 40% से ज्यादा की रिकवरी दिखा चुका है, पर अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 26% दूर है। यानी कि निजी बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो सर ये बताइए कि इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्या है, और दूसरा, जहां तक पीएसयू बैंक शेयरों से जुड़े जोखिम की बात है तो निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये समझिए संदीप जी कि इस समय मार्केट में काफी हद तक इंटरनेशनली असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर खास तौर से वर्ल्ड वाइड मार्केट गिर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के मार्केट का भी कॉन्फिडेंस गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसका भी एक वजह है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, चूंकि यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, इस वजह से परफॉर्मेंस तो है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आपने काफी अच्छी बात कही कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है वो अपसाइड के ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर पीछे के उसको इस समय फंडामेंटल को अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि जो सरकारी बैंक है उनके फंडामेंटल लगभग सेम है, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेप्स यहाँ पर नहीं उठाए। जिस तरीके से डिफॉल्ट को लेकर के या लोन की रिकवरी को लेकर के वो प्राइवेट बैंकिंग ने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है, और उनके नंबर्स इस चीज को शो कर रहे हैं कि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी असर देखने को मिला है। और ओवरऑल जो बैंकिंग ग्रोथ है, या फिर जो जिस तरीके के प्रोडक्ट बैंक्स में यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा है, उसमें प्राइवेट बैंक के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे नजर आए हैं, और इसी वजह से प्राइवेट बैंक में आपको ज्यादा अच्छी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है और नए हाईस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से अंडर परफॉर्मेंस जो है वो आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी बैंक यहाँ पर खराब है, प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और खास तौर से जो आपने कहा कि जोखिम, देखिए भारत की अगर इकोनॉमी को परफॉर्म करना है तो बैंकिंग सेक्टर में आपका निवेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर कंपैरिजन करता हूं तो पूरे पोर्टफोलियो का कम से कम 30% हिस्सा, यानी अगर 100% आपका पोर्टफोलियो है तो 30% हिस्सा जो है वो प्राइवेट और सरकारी बैंकों की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, भारत ग्रो करेगा, तो भले कुछ भी उतार और चढ़ाव इकोनॉमी में देखने को मिले, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ग्रो करेगी तो उसका फायदा आपको सीधा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कुल निवेश का करीब 30% के आसपास का हिस्सा होना चाहिए। मैं इसके ऊपर और विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने नतीजों की भी बात करी। हमने देखा था कि बैंकिंग सेक्टर के जो एनपीएस और नतीजे हैं दोनों में ही सुधार देखने को मिला था पहली तिमाही की जहां तक बात है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में जहां सरकारी बैंकों का मुनाफा करीब 9.25% बढ़ा है, वहीं अगर आप निजी बैंकों की बात करें तो उनका मुनाफा करीब 55% के आसपास बढ़ा है, और ये 28,165 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। क्या आगे भी ये जो डाइवर्जेंस है वो जारी रहेगी? आपका क्या अनुमान है सर, ये बताइए। और क्या सरकारी बैंक आने वाले समय में कुछ कैचअप कर सकते हैं आने वाली तिमाहियों में? देखिए, अभी जो अगली तिमाही है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट होंगे, उसमें मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो सरकारी बैंक है उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो 9% का अगर आप आंकड़ा यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 11 से 12% से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और प्राइवेट बैंक थोड़े से यहाँ पर जो है उनमें नंबर जो है वो स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ग्रोथ फ्रंट पे अगर जाते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी है, उसका थोड़ा सा जो निगेटिव इंपैक्ट है वो प्राइवेट बैंकिंग पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर सेंटीमेंट के हिसाब से समझते हैं तो मिला जुला रुझान रहेगा, लेकिन ये है कि अभी का जो रेशियो और जो कंपैरिजन यहाँ पर बन रहा है वो संदीप जी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि प्राइवेट बैंक की परफॉर्मेंस यहाँ पर ज्यादा अच्छी हो सकती है। पीछे का आपने बिल्कुल कंपैरिजन सही बताया। अगर प्राइवेट बैंक का कंपैरिजन करें तो आपको आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ये ऐसे बैंक रहे हैं जिन्होंने की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी है, और उस हिसाब से स्टॉक भी यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो मिला जुला ही रहने के चांसेस।
ओके, तो सेंटीमेंट मिला जुला रह सकता है, लेकिन निजी बैंकों के मुकाबले जो सरकारी बैंक हैं उनका जो प्रदर्शन है वो हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर रहे, और शायद वैसा ही रुझान कहीं ना कहीं इनके स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। सर ये भी बताइए कि पीएसयू बैंकों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद क्या इनमें खरीदारी करने का मौका है, या बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो निजी बैंक हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ओवरऑल 30% आपके पोर्टफोलियो का इन्हीं शेयरों में होना चाहिए, तो किन शेयरों में निवेश की राय होगी आपकी, पीएसयू शेयरों में या फिर निजी बैंकों में? संदीप जी, आपकी खास बात यह है कि आप इन्वेस्टर के हिसाब से सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और देखिए, इस समय बैंकिंग सेक्टर में अगर 30% का आप अपने पोर्टफोलियो का निवेश कर रहे हैं तो काफी मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताने की कोशिश करता हूं। प्लीज सर। अभी अगर 30% का आप रेशियो बनाते हैं तो आपको 18% का निवेश आपको प्राइवेट बैंक में करना चाहिए, और इसी में 12% का निवेश आपको सरकारी बैंकों में करना चाहिए। अब पर्टिकुलर स्टॉक्स की चर्चा करते हैं तो पहले मैं प्राइवेट बैंक की यहाँ पर स्टॉक की चर्चा करता हूं। तो आपको प्राइवेट बैंक में डीसीबी बैंक पे फोकस करना चाहिए, जो इसके की परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ से 18 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक काफी दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इसमें आप फोकस कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक निवेश के लिए अभी भी काफी अच्छे मौके दिखा रहा है, तो आप यहां पर इसको फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं सरकारी बैंक की तरफ, तो ऑब्वियसली कि सरकारी बैंक का जो लीडर है वो खासतौर से एसबीआई होता है, और एसबीआई ने रिसेंट वीक में अगर आप देखते हैं लास्ट 2 से 3 वीक में आपको काफी अच्छे मोमेंटम देता हुआ नजर आया है, तो आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। आप कर्नाटका बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे हैं उसको पोर्टफोलियो में शामिल करके शानदार रिटर्न यहां से आप कमा सकते हैं। तो उनकी तरफ आप ये स्टॉक स्पेसिफिक आप अपने पोर्टफोलियो में बास्केट बना करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो 18% आपको निजी बैंकों में पैसा लगाना है और 12% आपका निवेश सरकारी बैंकों में होना चाहिए। लेकिन 2 ही सरकारी बैंक बताए हैं सर ने, एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन निजी बैंकों की जहाँ तक बात है तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें डीसीबी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक की बात भी की गई है। इन बैंकों में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अगर आप इन बैंकों में निवेश करते हैं, लंबी अवधि के लिए रहते हैं, तो रिटर्न कमाने का काफ़ी अच्छा मौका है, ये हमें रवि सर बता रहे हैं। सर इसके साथ साथ अगर मैं बाजार की ओर भी थोड़ा सा फोकस करूं तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई स्तर से करीब 5% दूर है। क्या ये बेस्ट वैल्यू शेयरों को खरीदने का सही समय है? निवेशकों को वैल्यू इन्वेस्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज फेड का फैसला आने वाला है, ऐसे इवेंट्स के दौरान वैल्यू इन्वेस्टर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, इस समय के मोमेंटम में अगर मार्केट को देखते हैं तो हर समय किसी ना किसी चीज का डर रहता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर हो, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो, कभी आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट का डर देखने को मिलता है, कभी डेटा जीडीपी ग्रोथ, और ये नंबर्स की वजह से ही मार्केट में वोलेटिलिटी बनती है। लेकिन इसी सब में आपको मौका मिलता है, जो नए इन्वेस्टर है उनको स्टॉक खरीदने का, जो पुराने इन्वेस्टर है उनको स्टॉक से निकलने का भी मौका मिलता है। तो अगर अभी का आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर इस समय जो भी आप फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 30% फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, क्योंकि मार्केट थोड़े हायर वैल्यूएशन पे है, हायर लेवल पर है। ज्यादातर स्टॉक्स में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है, लगभग 30 से 35% तक की स्टॉक स्पेसिफिक रैली देखने को मिल चुकी। तो अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वो हेल्थी करेक्शन है। तो आपको अपना पैसा पार्शियली डिवाइड करना है 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा 30% जो अभी आप करंट निवेश करें, दूसरा 30% होगा जब इंडेक्स में अगर 5 से 8% का करेक्शन आता है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक में निवेश कर सकते हैं, और जो तीसरा निवेश है जो पूरा का पूरा आपका 40% का निवेश बचेगा वो आप निवेश कर सकते हैं जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो या फिर नए हाई की तरफ बढ़ रही हो। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर बना के रखते हैं तो मार्केट में उतार हो या चढ़ाव हो, आपका पोर्टफोलियो में चमक बनी रहे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रणनीति बताई है जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, कि बाजार में हम देखते हैं कि सेंटीमेंट के लिहाज से कोई ना कोई खबर तो हमेशा रहती है जिस वजह से बाजार में तेज़ी या तो फिर मंदी का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फ़िलहाल के माहौल में जो राय दी गई है वो ये है कि 30% अभी आपको पैसा लगाना है, उसके बाद गिरावट पे 30%, और बाकी जो बची आपकी 40% पूंजी है वो आपको तब लगानी जब बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। सर अभी जब आप कह रहे हैं कि 30% अभी निवेश करना है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताइए जहां पे निवेश किया जा सकता है। इसके लिए मैं देखिए हमेशा एक चीजें बताता हूं कि आप 5 सेक्टर और 5 सेक्टर से पहली जो परफॉर्मेंस है उसमें 5 स्टॉक
लीजिए और फिर उसके बाद उसी स्टाइल में आप स्टॉक को बढ़ाते रहिए। तो मैं पहले 5 सेक्टर की यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। पहला सेक्टर है, इस समय के हालात को देखते हुए, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आप ऑटो स्टॉक्स में आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आईटी सेक्टर को आप अपनी परफॉर्मेंस में ले सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये सेक्टर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होता जब तक बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो। और 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनको कि मैं फोकस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा प्रोडक्ट का स्टॉक है जो मार्केट उतार और चढ़ाव हो, लेकिन आपको एक कॉन्टिन्यूअस, आपको कांस्टेंट रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं। और जिस तरीके से सरकार का फोकस है, जिस तरीके से आगे मार्केट का अपट्रेंड बनेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट, उसमें पावर सेक्टर एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। तो मुझे लगता है ये 5 सेक्टर आप चूज कर लीजिए और इनसे आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कोई भी आप चूज कर लें। बैंकिंग से मैंने आपने चर्चा करी, आईटी सेक्टर से भी आपको टॉप परफॉर्मिंग में जाएंगे तो आपको एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये आपको दिखाई देंगे। ऑटो सेक्टर से मारुति, बजाज और आप यहाँ पर महिंद्रा, इनको आप टैकल कर सकते हैं। एफएमसीजी से इसी तरीके से, तो आप इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर और बेहतरीन पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, 30% पैसा लगाना है आपको अभी, पूरे 100% जो आपकी पूंजी है आपके पास उसमें से, और 5 सेक्टर भी आपके सामने रख दिए गए हैं। सर आपने कहा था कि मैं जो निवेशक होते हैं उनके हिसाब से जो जितने भी काम के सवाल होते हैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आप अपने जो जवाब हैं बिल्कुल स्पष्ट देते हैं, पूरी जो राय है वो क्लियर देते हैं, कितना पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी साथ में बताते हैं, सेक्टर्स भी बताते हैं, स्टॉक्स भी बताते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं कि आखिर बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना पैसा लगाना है, अभी रुकना है, कब पैसा लगाना है, कब अपना जो एक्सपोजर है मार्केट्स में बढ़ाना है और किन शेयरों में आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल और है सर मेरे मन में, वो ये है जो मौजूदा माहौल है कि ऊंची महंगाई दर है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, यानी कि जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से निवेशकों को ऐसे माहौल में जब बाजार बहुत वॉलेटाइल हो तो किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए जो सुरक्षित होते हैं, और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जब वॉलेटाइल मार्केट होता है जिनमें निवेश से बचना चाहिए सेक्टर के लिहाज से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस समय आपने संदीप जी ये तो देख लिया कि हम 5 सेक्टर की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये 5 सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा अच्छे होते हैं, खासतौर से ऑटो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग, एफएमसीजी और पावर। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सेक्टर ऐसे भी हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो जो सबसे पहला अहम सेक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है वो है रियल एस्टेट का। आपको इस सेक्टर से अभी यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के जो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे रियल एस्टेट के सेक्टर पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज, खासतौर से जो कंपनियां बाहर जो है वो अपने स्टॉक की सप्लाई करती है, उन कंपनियों के सेक्टर से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और तीसरा एक सेक्टर जो काफी अप ट्रेंड में देखने को मिला था, लेकिन अब उस सेक्टर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो अभी उस सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, वो है फर्टिलाइजर। क्योंकि फर्टिलाइजर आपको उतनी अभी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर नहीं दे सकता, और उस सेक्टर को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू बहुत वोलेटाइल रहेगी, जिसे आप चर्चा कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, वो है शुगर सेक्टर। क्योंकि आपने शुगर सेक्टर में बहुत वोलेटिलिटी देखी है, गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जिनकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ती रहती। तो अगर इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट को जरूर राय लीजिए, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो की चमक को कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चमक बनाए रखने के लिए अच्छे सेक्टर लीजिए, लेकिन इनसे दूरी रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सेक्टर से अपनी दूरी बनाकर रखें। ठीक है सर, आपने कहा रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर, एक्सपोर्ट्स वाले और उसके साथ साथ शुगर सेक्टर, इनसे दूर रहना चाहिए। ये चारों सेक्टर आपने कहे, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वाले हैं सर, वो मेरे थोड़ी एक दुविधा थी। वो इसलिए क्योंकि रुपया जिस तरह से कमजोर आ रहा है उससे तो एक्सपोर्ट वालों को फायदा होता है, तो फिर इनसे क्यों दूर रहना है सर? देखिए, अभी इस समय खासतौर से एक्सपोर्ट कंपनीज जो बाहर खासतौर से एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देती हैं, अगर उनकी फंडामेंटल की चर्चा करते हैं तो उसमें काफी हद तक जो है वो आपको कंसोलिडेशन और गिरावट देखने को मिल सकती है। खासतौर से यूरोजोन की जो दिक्कतें चल रही हैं, जो यूएस स्पेसिफिक यहाँ पर चल रही हैं, और जो अरेबिक कंट्रीज में जिस तरीके से एक्सपोर्ट घटे हैं यहाँ पर, उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो अभी फिलहाल जो खासतौर से रुपी की वोलेटिलिटी है, या फिर ये कहें कि जो यूरोजोन और दूसरी कंट्रीज के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज को थोड़े से हिट कर सकते हैं।
ओके, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स ओवरऑल हिट हो सकते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में रिसेशन यानी कि जो मंदी गहराने की चिंता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जिस तरह से डिमांड में कमी आ सकती है, जिस तरह से कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, शायद वो एक कारण है जिस वजह से एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज है उनसे दूर रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है।